हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एब्स्ट्रैक्ट आर्या। और हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 स्टैंडर्ड की। यहाँ पर ये बुक है एनसीईआरटी की बुक। एनसीईआरटी की ये बुक है, प्लीज नोटिस कीजिए, ये आरबीएससी की बुक नहीं है। वैसे आरबीएससी और एनसीईआरटी में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो एनसीईआरटी की बुक हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं और उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट जो यहाँ पर है, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। यहाँ पर ये जो आपके कृषि टॉपिक जुड़ा है रीट में, उसके लिए आपको ये चैप्टर पढ़ना है। प्लस इसके अलावा अगर आप जो भी एसएससी या यूपीएससी से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी की साइंस की बुक्स यहाँ पर आपको पढ़नी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है कि हम पढ़ चुके हैं कि सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं, ये सब चीजें हम पिछली वाली क्लास में यहाँ पर पढ़ चुके हैं। सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं में यानी पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, इन सब में करते हैं। और जो भोजन है उन्हें दो तरीके से प्राप्त होता है, एक तो पौधों से और एक जंतुओं से इनको भोजन यहाँ पर प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट इसमें देखिए कि सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार से उपलब्ध करा सकते हैं। तो हम क्या है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बेसिकली क्या है, कृषि प्रधान है। और यहाँ की जो कृषि है वो मानसून पर डिपेंड करती है सबसे ज्यादा। तो भारत में कृषि के लिए बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी हो जाती है। नेक्स्ट इसी में पढ़ेंगे कि एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन और वितरण आवश्यक है। लगभग 10,000 ईसा पूर्व जब मनुष्य घुमंतु थे, वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन व आवास की खोज के समूह में विचरण करते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं, अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर इस प्रकार की कृषि का प्रारंभ हुआ। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, फसल उसको हम कहते हैं। जैसे गेहूं की फसल का मतलब क्या हुआ कि पूरे खेत में सिर्फ गेहूं के पौधे ही उगाए जाएंगे। फसलें विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे अन्न, सब्जी, फल। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। भारत क्योंकि एक विशाल देश है और यहाँ पर ताप और आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियां एक दूसरे से क्षेत्र से क्या होती है, भिन्न होती है। इसलिए विभिन्न भागों में क्या होता है, विभिन्न प्रकार की फसलें यहाँ पर उगाई जाती है। मोटे तौर पर फसलों का दो भागों में वर्गीकरण किया गया है, पहले खरीफ की फसल और दूसरी है रबी की फसल। खरीफ की फसल वो होती है जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है, ठीक है, वो खरीफ की फसल कहलाती है। और ये वर्षा ऋतु में बोई जाती है और ये फसल कब आती है, आपकी सर्दियों में आती है। तो इसे आप याद रख सकते हैं कि सर्दियों में जो जो आप खाते हैं, जैसे धान है, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, जनरली ये जो चीजें हैं, जैसे मूंगफली आप सर्दियों में देखेंगे, मक्का आप सर्दियों में देखेंगे, तो ये फसलें आपकी कौन सी कहलाएगी, खरीफ की फसल कहलाएगी। क्योंकि क्वेश्चन इसमें जो बनता है वो अक्सर ये बनता है कि ये जो नाम होते हैं, जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, इनके नाम देके ये पूछा जाता है कि कौन सी फसल खरीफ की है और कौन सी फसल रबी की फसल है। रबी की फसल जो है वो शीत ऋतु में अक्टूबर से मार्च तक, यानी शीत ऋतु में उगाई जाती है, वो रबी की फसल है। यानी ये जो फसल है वो आपकी लमसम गर्मियों में आती है। गर्मियों में आप देखेंगे कि आपके घर में गेहूं आ जाते हैं, चना, मटर, सरसों, अलसी। रबी यानी जितनी भी ऑयल वाली जो फसलें हैं आपके बीज वाली, ये सब क्या है, रबी की फसलें हैं। तो एक बार आप ये चीज याद रख सकते हैं कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। रबी के लिए गेहूं रबी की फसल है, चना रबी की फसल है, मटर रबी की फसल है, सरसों रबी की फसल है, अलसी रबी की फसल है। इसके अलावा कई स्थानों पर जो दालें हैं वो दालें रबी की फसल में आती है। और सब्जियां भी, कुछ सब्जियों के नाम स्पेशल होते हैं जो कि ग्रीष्म में ही उगाई जाती है। तो यहाँ पर फसलों में दो, खरीफ और रबी, ये नहीं पूछा जाता। इसमें जो एग्जाम्पल है इसके वो पूछे जाते हैं कि कौन सी फसल रबी की है और कौन सी फसल खरीफ की है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे कि धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता। धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। धान का मतलब क्या है, चावल है।
धान को शीत ऋतु में इसलिए नहीं उगाया जाता क्योंकि उसमें पानी की बहुत आवश्यकता होती है और ये पानी जो है वो वर्षा ऋतु में आराम से आपको मिल जाता है। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिस प्रकार माली जो है वो सजावटी पौधे उगाने के लिए करता है। अब कृषि पद्धतियां, ये जो क्रियाकलाप है वो आपके क्या कहलाते हैं? कृषि पद्धतियां कहलाते हैं। तो देखते हैं कृषि पद्धतियों में सबसे पहले क्या करना होता है? मिट्टी को तैयार करना होता है। उसके बाद बुआई का मतलब है उसमें पौधे उगाने होते हैं। फिर उसमें खाद और उर्वरक उन्हें देना होता है। फिर उसे प्रॉपर पानी, न ज्यादा न कम, प्रॉपर पानी देना ही आपका क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। खरपतवार से सुरक्षा के लिए उसके ऊपर या तो केमिकल या फिर हाथ से ही उनकी सुरक्षा की जाती है, उनसे खरपतवार हटा के। कटाई, जब उसको उन फसलों को काटा जाता है वो कटाई कहलाती है। और फसलें खराब न हो उनको इकट्ठा किया जाता है, वो उसका क्या कहलाता है? भंडारण कहलाता है। तो मिट्टी तैयार करना सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये क्या है? सबसे पहला चरण है फसल उगाने का। इसमें क्या करते हैं? मिट्टी को पलटते हैं, उसको पोला बनाते हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें जो है वो भूमि में गहराई तक जा सकती है। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती है। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है? पोली मिट्टी जो है मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहायता करती है। यह जीव किसानों के मित्र है। तो जीव किसानों के मित्र क्या है? सूक्ष्म जीव और केंचुए जो है वो जीव किसानों के मित्र हैं। अब मिट्टी को जो पोला बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। मिट्टी को पलटना होता है क्योंकि इससे क्या होता है? मिट्टी नीचे तक पोली हो जाती है तो जो पौधे की जड़ें हैं वो गहराई में भी अच्छे से श्वसन ले लेती है। क्योंकि ऊपरी परत की कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधों की वृद्धि में सहायक होती है, इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इस पोषक पदार्थ का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना और पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये चीज था आपका मिट्टी को किस तरीके से तैयार किया जाता है। और ये जो उलटने पलटने का प्रोसेस है आपका, ये क्या कहलाता है? जुताई कहलाता है। तो मिट्टी की सबसे पहले क्या की जाती है? जुताई की जाती है। कई बार जुताई से पहले भी खाद दे दी जाती है। इससे क्या होता है? जुताई के समय खाद जो है वो मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। और कई जगह क्या होता है कि बुआई से पहले भी खेतों में पानी दे दिया जाता है। अब कृषि औजारों की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे हल। हल में आप देखेंगे ये परंपरागत हल है, जिसमें ये जो भाग है आपका, ये जोत कहलाता है, जो कि बेलों के ऊपर आता है। ये एक बीच का हिस्सा है जिसे शाफ्ट कहते हैं। और ये लास्ट का जो कोनेदार हिस्सा होता है जो जमीन के अंदर जाकर उसे जमीन को पोला करता है, ये हिस्सा आपका कहलाता है फाल। तो इस तरीके से ये एक परंपरागत हल आपने देखा। उसके बाद है कुदाली। कुदाली एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने और मिट्टी का पोला करने के लिए काम में लिया जाता है। कुदाली जो है आप बड़े स्तर पर काम नहीं ले सकते क्योंकि जो सिंपल सा हाथ में लेने वाला औजार है कुदाली। और इस तरीके से आप खेत को जोत सकते हैं कुदाली से भी, पर जनरली हल या फिर आजकल जो मशीनें आती हैं वो काम में ले ली जाती है। नेक्स्ट आपका आता है कल्टीवेटर। ये देखिए, ये जो है कुदाली का है। कुदाली में इस तरीके से आगे से बुड़ी हुई प्लेट होती है और ये हैंडल होता है पीछे से, और इसको इस तरीके से जोत, आगे ये डंडे होते हैं जो बेलों के वहां लग जाते हैं, इसको यहाँ पे बेलों को फंसा लिया जाता है और इस तरीके से ये मुड़ी हुई प्लेट से कुदाली काम करती है। कल्टीवेटर क्या है? आजकल जुताई जो है वो कल्टीवेटर यानी ट्रैक्टरों के पीछे इस तरीके की ये मशीन लगी हुई होती है जिसमें इस तरीके की नुकीले नोक्स निकली हुई होती है। तो इससे क्या होता है? इस समय और श्रम दोनों की बचत होती है कल्टीवेटर से। इसमें ट्रक चलाकर आप पूरे खेत की एक साथ जुताई कर सकते हैं। तो कल्टीवेटर से अगर क्वेश्चन निकलता है तो ये निकलता है कल्टीवेटर किस काम आता है? तो कल्टीवेटर जो है आपका वो खेतों की जुताई के लिए काम आता है। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि जिन बीजों को आपको बोना है उन बीजों को सबसे पहले उनका चयन किया जाता है। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है कि बीजों को अगर पानी के एक बर्तन में रख दे तो कुछ देर बाद जो है कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लग जाते हैं।
जो बीज पानी के ऊपर तैरते हैं वो बीज क्या होते हैं, खोखले होते हैं। तो वो बीज क्या है, जो है अच्छे नहीं होते। और जो बीज फैंदे पे बैठ जाते हैं वो बीज भारी होते हैं और वो बीज क्या है, स्वस्थ होते हैं। तो स्वस्थ बीज अगर आप डालेंगे फसल के लिए तो उससे क्या होगा, आपको अच्छी फसल तैयार होकर मिलेगी। तो इस तरीके से बीजों का सिलेक्शन किया जाता है। परंपरागत औजार की अगर बात करें तो परंपरागत औजार जो बुआई में काम में लिया जाता है वो इस तरीके का है कुछ। इसमें एक कीप लगा होता है, इस तरीके से पीछे एक शाफ्ट लगी है, यहाँ से एक दाना करके बीज को नीचे डाल दिया जाता है और इससे क्या है, बीज की बुआई हो जाती है। इसके अलावा आजकल क्या है, जो मशीन काम में ली जाती है, इसे सीड ड्रिल कहते हैं। इसमें यहाँ से बीज डाले जाते हैं और यहाँ पर क्या होता है, इनके द्वारा बीज इसके अंदर चले जाते हैं। तो सीड ड्रिल का काम में सीड ड्रिल को बुआई के लिए यहाँ पर काम में लिया जाता है। इससे एक फायदा और है कि बुआई के साथ ही क्या होता है, बीज को मिट्टी के द्वारा ये ढक देता है, जिससे क्या है, उन बीजों को कोई पक्षी नहीं खाता और नुकसान नहीं होता। और क्योंकि अगर मशीन से हम कोई काम करते हैं तो उसमें समय और श्रम की दोनों की बचत लगती है। पौधशाला क्या है, नर्सरी जिसे हम कहते हैं, जहां पर पौधे मिलते हैं। ये आपके शहरों में और गांव में भी मिल जाएगी। धान जैसे कुछ बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। पहले चावल के पौधे सीधे खेत में नहीं बनते बीज से, चावल के पौधों को पहले नर्सरी में उगाया जाता है। जब वो धान के पौधे छोटे छोटे से तैयार हो जाते हैं तो उन पौधों को खेतों में जिनमें पानी भरा होता है उनके अंदर एक एक करके हाथ से बोया जाता है अलग अलग। इसके लिए आप मशीन का यूज नहीं करेंगे, इसमें आपको एक एक पौधा आपको खेत में लगाना होता है। पौधे को सूर्य का प्रकाश, पोषक और जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं। अधिक घनेपन को रोकने के लिए पौधों को निकालकर हटा दिया जाता है। खाद और उर्वरक मिलाना, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उनको क्या कहते हैं, खाद और उर्वरक कहते हैं। यदि आप फसल को खाद और उर्वरक देते हैं तो पौधे जो है वो स्वस्थ होते हैं और फसल आपको अच्छी प्राप्ति यहाँ पर होती है। फसलों को लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने के लिए ही किसान जो है खेतों में क्या करते हैं, खाद देते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, खाद देना कहते हैं। खाद क्या है, एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डाल देते हैं, इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा हो जाता है। अपघटित पदार्थ के रूप में इसे उपयोग में किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट जो है, किससे हमने पहले भी पढ़ा है, वर्मी कंपोस्ट जो है वो केचुए की खाद कहलाती है, जो कि केचुओं से तैयार की जाती है। मूंग और चने के बीज को लेकर यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है कि किस तरीके से अगर आप एक बर्तन में गोबर की खाद लेते हैं, दूसरे बर्तन में यूरिया की खाद लेते हैं और तीसरे बर्तन में सिर्फ मिट्टी लेते हैं और उन पौधों की वृद्धि को अगर आप चेक करेंगे तो जिन पौधों में आपने खाद डाली है उस पौधे में जो है ग्रोथ आपकी ज्यादा होगी। स्पेशली जिसमें भी आर्टिफिशियल जो यूरिया जिसमें डाला है आपने, बी वाले बॉक्स में देखिए आप कि आर्टिफिशियल खाद जिसमें डाली है उसकी ग्रोथ सबसे ज्यादा है और ये जो है आपकी देसी खाद की ग्रोथ है और ये बिना खाद की ग्रोथ है। तो ये चीज आप देख सकते हैं कि खाद डालने से पौधे की वृद्धि में कितना फर्क पड़ता है। अब देसी खाद तो जो है वो सिंपल जो सड़ी गली चीजें हैं या पुराना गोबर या जो भी आपकी घास है उसको गलाकर एक खड्डे में डालकर और उस तरीके से उसे डेवलप किया जाता है। दूसरी होती है आपकी रासायनिक खाद। रासायनिक खाद में क्या क्या आता है, यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटाश और एनपीके। एनपीके का मतलब है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये जो खाद है ये फैक्ट्रियों में उत्पादित की जाती है। इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान और मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त हो जाती है, परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरकता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। यह जल प्रदूषण का स्रोत भी बनता है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि दो फसलों के बीच में खेत में कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए ही खेतों को छोड़ देते हैं।
खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। इससे क्या होता है कि मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। फसल चक्रण का मतलब है कि जब एक बार आपने एक फसल खेत में उगाई तो क्या करेंगे, दूसरी बार दूसरे किस्म की फसल आप खेत में एकांतर क्रम में उगाएंगे। इससे क्या होगा कि फसल जो खेत है उसमें पोषक तत्वों की मात्रा बराबर बनी रहती है। राजस्थान में क्या करते हैं, उत्तर भारत में, कि फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते हैं तथा फिर गेहूं और दूसरी ऋतु में उगाते हैं। इससे क्या होता है कि फलीदार चारा जो होता है वो लेग्यूमिनस प्रजाति के होते हैं और इनकी जो जड़ें हैं उनमें क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देता है और मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बनाए रखता है। तो इस तरीके की पद्धति यहाँ पर अपनाई जाती है। ये जितने भी फलीदार पौधे हैं वो लेग्यूमिनस प्रजाति के होते हैं। इनकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मिट्टी में नाइट्रोजन की उर्वरकता को बनाए रखते हैं। खाद और उर्वरक में क्या फर्क है? उर्वरक जो है वो मानव द्वारा फैक्ट्रियों में निर्मित होते हैं, जबकि खाद क्या होती है, गोबर और पौधों के जो अवशेष होते हैं उनके विघटन से प्राकृतिक रूप से खाद यहाँ पर बनती है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है जबकि खाद जो है वो खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता, खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट हम देखेंगे खाद के क्या लाभ है। ये जो है ये मिट्टी की जल धारण क्षमता को वृद्धि कर देते हैं। इसमें क्या होता है, मिट्टी भुरभुरी और सरंध्र हो जाती है जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। जैविक खाद से मिट्टी का गठन जो है वो सुधार हो जाता है मिट्टी के गठन में। सिंचाई की अगर बात करें तो पौधों की वृद्धि और परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है जिसके साथ खनिज और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधे में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों की अंकुरित शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। बीजों का जो अंकुरण है वो शुष्क स्थितियों में नहीं होता है। जल में घुले हुए पोषण का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल के पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करते हैं। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना चाहिए। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय और बारंबारता जो है वो फसलों की जो मिट्टी होती है उस पर और ऋतु पर डिपेंड करता है और उसी के आधार पर अलग अलग होता है। अगर शुष्क ऋतु है तो वहां पर पानी आपको ज्यादा देना पड़ेगा और वर्षा ऋतु है तो पानी कम देना पड़ेगा। सिंचाई के स्रोत आपके जो कुएं, जलकूप और तालाब हैं, ये नदियां, बांध, नहर इत्यादि ये सब सिंचाई के स्रोत हैं। कुएं, तालाब, नदियां ये सब तो क्या है, प्राकृतिक स्रोत हो गए और जलकूप जो है, बांध है, नहर है, ये मानव निर्मित स्रोत आपके हो गए। यहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरीके से ये मोट का यहाँ पर चित्र बताया गया है। एक सिस्टम से पानी निकाला गया है। चेन पंप इस तरीके का होता है जहां पर इस तरीके से पानी निकाला जाता है। ढेकली व्यवस्था यहाँ पर दी गई है एक। इसके बाद ये जो है रहट में इस तरीके से पानी निकाला जाता है। जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत और सौर ऊर्जा का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। सिंचाई की वो जो हमने ऊपर देखी थी, तो ये जो विधियां हैं ये सब कौन सी विधियां हैं? ये तीनों ही विधियां आपकी कौन सी है? परंपरागत विधियां आपकी कहलाती है। ठीक है, अब आधुनिक विधियां कौन सी हो गई आपकी सिंचाई की, वो हम यहाँ पर देखेंगे। सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। मुख्य विधि है सबसे पहले छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र क्या है कि असमतल भूमि के लिए यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है, वहां पर ऊर्ध्व पाइप के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं।
और यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है कि वर्षा हो रही हो। छिड़काव लॉन, कॉफी की खेती और कई अन्य फसलों के लिए उपयोगी है। तो ये जो है छिड़काव तंत्र, इसमें क्या होता है ये आप देख सकते हैं। पाइप का एक कनेक्शन है, उससे एक और सब पाइप जा रहे हैं, उसके ऊपर यहाँ स्प्रिंकलर लगा होता है, जिससे क्या करते हैं यहाँ नोजल से इस तरीके से पानी सब तरफ चला जाता है। असमतल भूमि के लिए यह चीज उपयोग में ली जाती है और जहां पर पानी की कमी हो वहां पर ये चीज काम में ली जाती है। दूसरा है आपका ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या करते हैं कि बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में पानी गिराते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसको ड्रिप तंत्र कहते हैं और ये पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है, इससे पानी बिल्कुल वेस्ट नहीं होता। ये देखिए इसमें क्या कर रखा है, छोटी छोटी नालियां बना रखी है, तो सीधा पानी क्या जाता है पौधों की जड़ों में जाता है। ये आपका कौन सा सिस्टम कहलाता है, ड्रिप सिस्टम कहलाता है। तो स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम में दोनों में से अगर बात की जाए तो आपका जो ड्रिप सिस्टम है वो ज्यादा बेस्ट है। किससे, स्प्रिंकलर सिस्टम से, छिड़काव तंत्र से बेहतर है आपका ड्रिप तंत्र। खरपतवार से सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं, खरपतवार क्या होती है, खेतों में क्या होता है, कई अन्य अवांछित पौधे जो प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। ठीक है, खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। अब इन अवांछित पौधों को या तो आप हाथ से हटा लीजिए या फिर क्या आते हैं बाजार में रसायन आते हैं, या तो इसे हाथ से ही जड़ सहित हटा लेते हैं या फिर क्या करते हैं खुरपी की सहायता से इन्हें हटाया जाता है, या फिर बाजार में क्या आते हैं रसायन आते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, खरपतनाशी कहते हैं। जैसे कि 2 है, ठीक है, सॉरी 2,4-D इसका नाम है। 2,4-D एक रसायन है जो खरपतनाशी के रूप में उपयोग में लिया जाता है। जब हम इसको छिड़काव फसलों पर करते हैं तो जो मुख्य फसल है उसको हानि नहीं होती और अन्य जो खरपतवार जो पौधे हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, और इसे क्या करते हैं, फुहारा जो होता है स्प्रिंकलर सिस्टम से खेतों में इस तरीके से छोड़ा जाता है। तो ये खरपतनाशी के छिड़काव। खरपतवार की वृद्धि के समय पुष्पन और बीज बनने के पहले ही खरपतनाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है क्योंकि रसायन बहुत तेज होता है, केमिकल वाला होता है। तो जब इसका छिड़काव करते हैं तो मुंह और नाक को कपड़े से ढक लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि जब फसल आपकी पक जाती है तो उसके बाद उसकी क्या करते हैं, कटाई करते हैं। तो पौधों को खींचकर या तो खींचकर उखाड़ लेते हैं या फिर क्या करते हैं उनको जड़ के पास से ही काट देते हैं। तो इस तरीके के प्रोसेस में 3 से 4 महीने का समय यहाँ पर लग जाता है। पुराना जो आपका परंपरागत स्रोत जिसे कहेंगे वो है दराती। दराती की सहायता से पौधों को काटा जाता था। अब आजकल मशीन के तौर पे हार्वेस्टर मशीन को उपयोग में लेते हैं। हार्वेस्टर मशीन जो है किस काम आती है, आपके कटाई के काम आती है हार्वेस्टिंग मशीन। बुआई के लिए आपके क्या काम आती है, तो बुआई के लिए आपके काम आता है कल्टीवेटर। ठीक है, और कटाई के लिए क्या काम आता है, हार्वेस्टर मशीन काम आता है। जब आपकी फसल कट चुकी है तो उसमें से जो बीज के दाने हैं और उसके भूसा अलग करना है, उसके लिए कौन सी मशीन काम आती है, थ्रेशिंग मशीन यहाँ पर काम में आती है। ठीक है, तो 3 मशीनें यहाँ पर काम आ रही है। कल्टीवेटर बीजों को बोने के लिए काम आ रहा है, कटाई जो है हार्वेस्टर जो है वो खड़ी फसल को काटने के काम आ रहा है, और थ्रेशिंग जो है जो फसल में से आपके जो मेन दाने हैं फसल के, जैसे गेहूं से भूसा अलग करना, तो उस तरीके से दानों को भूसे से अलग करने के लिए थ्रेशिंग मशीन यहाँ पर काम ले रही। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि थ्रेशिंग यह कार्य कंबाइन मशीन में किया जाता है। तो कंबाइन मशीन क्या है, कंबाइन मशीन जो है आपकी थ्रेशिंग, ठीक है,
प्लस हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग प्लस हार्वेस्टिंग दोनों का काम करती है ये कंबाइन मशीन। यानी ये क्या करती है, फसल को काट भी लेगी प्लस उसमें से भूसा अलग करके आपके दाने भी निकाल देगी। तो दोनों ही काम आपके एक साथ किससे होते हैं, कंबाइन मशीन से होते हैं। कई बार क्या होता है कि जो कभी फसल के टुकड़े खेत में रह जाते हैं तो किसान उनको जला देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है ये हम देखेंगे। यहाँ पर विनोइंग के बारे में बात की है कि छोटे खेत वाले जो किसान हैं जो कि कंबाइन मशीन अवेलेबल नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, दराती से फसल को काट लेते हैं और उसके बाद विनोइंग यानी हवा में उछालने, ऐसा होता है हवा में, जैसे यहाँ से फसल को यहाँ नीचे गिराया तो जो भूसा होगा वो हल्का है तो दूर गिर जाएगा और जो दाने होंगे वो पास आकर गिर जाएंगे। तो ये जो विनोइंग है, ये विनोइंग कहलाती है आपकी, यानी हवा की मदद से भूसे को और दानों को अलग करना। इसकी मशीन भी आती है विनोइंग यानी फटकने वाली मशीन। 3-4 महीने के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आ जाता है। स्वर्णिम धारों से भरी फसल किसानों के हृदय में उल्लास से अच्छे समय का भाव संचारित करती है। तो इस तरीके से जब फसल कटाई का समय आता है तो उससे कुछ त्योहार बनाए जाते हैं, जैसे पोंगल है, बैसाखी है, होली है, नबानिया है, बिहू है। तो ये सब क्या है, फसल कटने के त्योहार है आपके। उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसलों के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उनमें नमी, कीट, चूहे और सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताजा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उन्हें खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से व अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। यानी अगर आप भंडारण कर रहे हैं, वहां पे अगर जरा सी भी नमी रह गई तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे आपकी फसल में और वो जो अनाज आपका है वो बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो भंडारण इस तरीके से किया जाता है कि वहां पर उसमें जीवाणु और कवक से उस फसल की सुरक्षा हो। इसलिए भंडारण या तो जूट के बोरों में किया जाता है जिससे कि अनाज शुष्क रहे, या फिर धातु के बड़े पात्र यानी बीन्स में करते हैं। ठीक है, बीजों का बड़े पैमाने पर जो भंडारण है वो कहाँ किया जाता है, साइलो में किया जाता है। साइलो क्या है, अनाज भंडारण के बड़े बड़े घर होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, ये देखिए, ये साइलो का चित्र यहाँ पर दिया है। ये बड़े बड़े ड्रम्स हैं जहां पर अनाज का भंडारण किया जाता है। और इस तरीके से जूट के बैग में, जिसे हम बोरियां कहते हैं, उसमें भी अनाज का भंडारण किया जाता है। सूखे नीम की पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोगी है। बड़े भंडार गृहों में अनाज को पीड़कों तथा सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार वहां पर किया जाता है इनका। जंतुओं से भोजन हमें किस तरीके से प्राप्त होता है, तो समुद्र के तट पे जो रहते हैं उनका मछली मुख्य आहार हो जाता है। बाकी इसके अलावा हमने पढ़ा है कि जंतुओं से भोजन हमें किस प्रकार से प्राप्त होता है। जंतुओं को पालना, उनकी देखभाल करना, उन्हें आवास देना क्या कहलाता है, पशुपालन कहलाता है। मछली से हमें कॉड लीवर मिलता है जिससे विटामिन डी की मात्रा उसमें बहुत अधिक होती है। विटामिन डी की मात्रा कॉड लीवर में जो कि हमें मछली से मिलता है और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो रहा है। इसमें हम इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे। अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमने विशिष्ट कृषि पद्धतियों को अपनाया। किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को फसल कहते हैं। भारत में फसलें दो है, रबी और खरीफ की। जुताई करके मिट्टी तैयार करना और उसे समतल करना आवश्यक, इस कार्य को हलवा पाटर का उपयोग किया जाता है। उचित गहराई पर बीजों को बोना और उचित दूरी पर रखना अच्छी उपज के लिए आवश्यक है। बीजों की अच्छी किस्म का चयन करके स्वस्थ बीज को बोया जाता है। सीड ड्रिल की सहायता से बुआई की जाती है। मिट्टी में पोषकों की समृद्धि और पुनः पूर्ति की आवश्यकता होती है, जिसे कार्बनिक खाद और उर्वरक के उपयोग से किया जाता है। फसलों की नई किस्मों के आने से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बहुत वृद्धि हुई है। उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। निराई में क्या करते हैं, अवांछित और बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। खरपतवार का हटाना निराई कहलाता है। कटाई का अर्थ है पकी हुई फसल को हाथों से या मशीन से काटना। दाने को भूसे से अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। और भंडारण में बीजों को सुरक्षित रखा जाता है रासायनिक उपचार करके भी। पशुओं को पालकर भी उनसे खाद्य पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं।
जिसे हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, पशुपालन कहते हैं। एक ही प्रकार की फसल एक ही स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं, फसल यहाँ पर कहते हैं। फसल उगाने से सबसे पहले जो चरण है मिट्टी का, उसको तैयारी की जाती है। ठीक है, मिट्टी को तैयार करना इसका प्रथम चरण है। क्षतिग्रस्त बीज जो है जल की सतह पर तैरने लगते हैं। फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से पोषक और जल, पोषक मिट्टी से क्या आवश्यक है, पोषक और जल, पोषक पदार्थ जिसे हम कह सकते हैं, पोषक पदार्थ और जल आवश्यक है। खरीफ की फसल जो है आपकी, वो आपकी कौन सी है, मैंने कहा था सर्दियों में जो आती है वो खरीफ की फसल है, और गर्मियों में जो आती है वो रबी की फसल है। तो खरीफ की फसल आपकी क्या है, जो मक्का और धान। रबी की फसल है आपकी चना, गेहूं। रासायनिक उर्वरक आपके हैं यूरिया और फास्फेट। कार्बनिक खाद जो है आपका पशु के अपशिष्ट, गोबर, मूत्र, पादप अवशेष, ये सब आपकी कार्बनिक खाद है। मवेशियों का चारा भी एक तरीके से कार्बनिक खाद ही जिसे हम कह सकते हैं। दो उदाहरण, खरीफ की फसल में जितनी भी है, चना है, सरसों है, ये सब क्या आता है, खरीफ की फसल में धान और मक्का आएगा। धान है, मक्का है, मूंगफली है, जो भी चीज आपको सर्दियों में नजर आ रही है वो सब खरीफ की फसल है। जो चीज आपको गर्मियों में नजर आ रही है वो रबी की फसल है। तो गेहूं, चना, सरसों, ये सब आपकी क्या है, रबी की फसल है। इसके बाद नेक्स्ट इसके क्वेश्चन आंसर हम देख रहे हैं। तो ये इसके क्वेश्चन आंसर थे, प्रोजेक्ट इसमें दिया है, और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।